हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में डेली डोज ऑफ पॉलिटी के साथ। आज हम फिर से आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। फंडामेंटल्स वही है, पेन एंड पेपर अपना साथ रखिए, ठीक है जी। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि देखिए समंदर जितना है हम तो सिर्फ एक कप ही दे सकते हैं आपको, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है जी, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन जुडिशल सिस्टम में, ठीक है जी, PIL जिसे हम जानते हैं। तो इसमें M हिदायतुल्लाह हैं जी, AM अहमदी हैं, AS आनंद हैं और PN भगवती हैं। तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं जवाब देने से पहले। और इसका सही जवाब क्या है? जस्टिस PN भगवती, ठीक है जी। PIL से जब भी आपको रिलेशन मिले तो जस्टिस PN भगवती हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जस्टिस PN भगवती को हम मसीहा ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन इंडियन के टेक्स्ट में भी जानते हैं। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है जी। और ये कॉन्सेप्ट के साथ आए थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ, जिसका मतलब क्या है, इससे इन्होंने एनेबल किया था नॉन अफेक्टेड पार्टीज़ जो हैं वो आएंगी टू कम टू द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ डाउन ट्रॉडन, ठीक है जी। और क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसी भी स्टैट्यूट या किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इंटरप्रेटेड बाय जजेस होता है, मतलब कि आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉ में नहीं दी है फिर भी जजेस उसको इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। और वो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है कि पब्लिक एट लार्ज उस पर्टिकुलर चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे कोई एनवायरमेंटल चीज़ हो रही है या कोई ऐसी चीज़ किसी जज साहब ने सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने न्यूज़पेपर पे पढ़ ली और उन्हें लगा कि नहीं यार, तो उसको PIL के अंतर्गत हो जाते हैं, ले लेते हैं, ठीक है जी। अब है क्या कि इसका मेन और ओनली फोकस ऑफ सच लिटिगेशन इज़ कि पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है, ठीक है जी। आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट है उस पर देखा जाता है। और यहाँ पे काफ़ी एरियाज होते हैं जहाँ पे कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है फाइल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपके कहीं पे वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं किसी गरीब इंसान के, ठीक है जी, या फिर किसी का कंडक्ट या कंटेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ही निराधार है, ठीक है। और कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं कोई काम नहीं कर पा रही हैं, पब्लिक ड्यूटी नहीं कर पा रही हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग ही हो गया, ठीक है। इस पे क्या है, एक कॉग्निजेंस ले लेता है कोर्ट और उसको PIL के अंतर्गत हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें साथ में क्या है कि वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स हो गए हैं या फिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, तब उस पर कोर्ट जो है कॉग्निस लेता है और इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का, जो कि कहता है कि वन राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस, ठीक है जी, मतलब आप अपने हिसाब से किसी से भी शादी कर सकते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 21, ठीक है जी। अब ये क्या है आर्टिकल 21, ठीक है जी। अब ये आर्टिकल 21 तो आपको बेसिक्स में पता ही होगा, लेकिन अब ये हुआ क्या था, ये हादिया केस जो था हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा था कि राइट टू मैरी समवन इज़ अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। मतलब ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है कि किसी से भी आपको शादी करनी है, वो आप क्या है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आपका रिलीजन, कास्ट वो अलग बात है कि सोसाइटी उस नॉर्म से नहीं चलती है, लेकिन अगर आपका पर्सनल ओपिनियन है तो आप किसी से भी पर्सनली शादी कर सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत कवर किया जाता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू मैरी जो है एक राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, और इसमें क्या कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स चार्टर के अंतर्गत भी आता है, जिसका मतलब है राइट टू स्टार्ट अ फैमिली, ठीक है, जो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में भी आता है। अब देखिए, राइट टू मैरी एक क्या है, एक यूनिवर्सल राइट है। अब ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है कि शादी करने का अधिकार है, आप USA चले जाइए या कहीं पे भी चल जाइए, शादी करने का अधिकार सबको है और यूनिवर्सल राइट है और सब के लिए है। तो मतलब ये अवेलेबल टू एवरीवन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ठीक है। कोई मेल है, फीमेल है, यानी ट्रांसजेंडर्स को भी शादी करने का पूरा पूरा हक है। और वेरियस कोर्ट्स जो हैं हमारे कंट्री में, उन्होंने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया हुआ है, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि इसमें कहा है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज
लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। जीने का अधिकार सभी को है और पर्सनल लिबर्टी भी सबके पास है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब कि कोई अगर एक्सेप्शनल है। और ये राइट जो है सारे लोगों के लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, मतलब कि आपके फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है और सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी, हमारे देश के नागरिकों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो होता है वो कौन सा रिलीज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय देम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स या वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट क्या है देखते हैं। अब वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट क्या करती है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग सोर्स ऑफ ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट डाटा किस पे, रूल ऑफ लॉ पे निकालती है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि अभी ये 128 कंट्री और जुरिस्डिक्शन जो है कवर करती है, और इंडेक्स किस पे रिलाई करते हैं, नेशनल सर्वेज पे, ठीक है जी, जो आपके जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के नेशनल सर्वेज होते हैं, जिसमें कि आपके 1,30,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स कवर करते हैं, 40,000 लीगल प्रैक्टिशनर्स को कवर करते हैं, और क्या करते हैं, वो करते हैं एक्सपर्ट करते हैं टू मेजर हाउ द रूल ऑफ लॉ इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड परसीव्ड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि विभिन्न पार्ट्स और प्रांतों में जो रूल ऑफ लॉ है वो किस तरीके से लिया गया है उसके बारे में इसकी जानकारी देते हैं, ठीक है। कौन, ये वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अब इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है करप्शन, ठीक है जी, और वो पॉवर्टी और डिजीज़ को भी कॉम्बैक्ट करता है, और ये लोगों को प्रोटेक्शन देता है किससे, इनजस्टिस से, जो कि लार्ज या स्मॉल अमाउंट में हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसकी फाउंडेशन क्या है, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है जी। आपकी रूल ऑफ लॉ की क्या है, जस्टिस है, अपॉर्चुनिटी है, पीस है, और अंडरपाइनिंग डेवलपमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, और रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स है। तो ये हमारा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो किन मिनिस्ट्री, जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उनके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स नहीं है, ना ही होम अफेयर्स है। वो देखते हैं है क्या ये बेसिकली चीज़, ठीक है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है ये एक ओल्डेस्ट लिम्ब है, ठीक है जी। ओल्डेस्ट लिम्ब का मतलब एक अंग है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये 1833 के से बना हुआ है, ठीक है जी, 1833 से बना हुआ है, ठीक है जी। किसके अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1833। आपका EPFO में भी 1833 चार्टर एक्ट के से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। और ये इनेक्टेड हुआ है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है जी। और ये एक्ट जो है क्या कहता है, द एक्ट वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर इन सिंगल अथॉरिटी, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ द इन द काउंसिल पे आपको सारी की सारी पावर दे दी गई थी, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में क्या क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आता है और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स आता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का काम क्या होता है, उसका काम होता है वो एडवाइस करता है जितनी भी आपके वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, या जियोलॉजिकल सर्वे है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है जहाँ पे आपको जितना भी लीगल तामझाम है, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उस पर एडवाइसेस देता है। और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, उसका रोल रहता है कि ड्राफ्टिंग द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, मतलब कि आपने एक अपने जो पॉलिसी बनानी है उसकी जो ड्राफ्टिंग है उस पे बनाना है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इंडिया कोड जो है उसमें आते हैं लॉज, ठीक है जी, जो कि प्रीवियस सेंचुरी, मतलब कि पीछे के जो लॉज बने हुए हैं और जो अभी जो ऑलरेडी फोर्स ऑफ टेरिटरी में है इंडिया में, उनके बारे में बात करता है, ठीक है जी, इंडिया कोड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो किन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ये मिनिस्ट्री दो बार आ गया है, ठीक है जी, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, ठीक है।
और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब आया था, ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनी थी कब, 15/10/1999 में, ठीक है जी। और इसका मर्जर हुआ था दो डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपका ये वाला बन के आया था, ठीक है। अब मिनिस्ट्री के दो विंग्स हैं, ठीक है जी। एक विंग क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, दूसरा है जो कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक्स विंग को क्या हम कहते हैं, हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, जिसके अंतर्गत क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है और कंप्यूटर सेंटर है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ठीक है। अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के भी 3 विंग हैं, जिसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP-LAD स्कीम, ठीक है। और आपके इसके साथ 2 और विंग्स हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, जो कि क्रिएट हुआ था एक रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है जी, MOCSPI के थ्रू, और एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किया गया है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो हमारा जो है डेली डोज ऑफ पॉलिटी ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे, मिलते रहेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।